आगे देखते हैं भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है, यानी कि भारत सरकार जो है वो नेपाल और चीन की दोस्ती को लेकर जो है वो नाखुश है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत नाखुश है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, यानी कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन, यानी कि जो माओवादी आंदोलन नेपाल में चल रहे हैं उससे भी भारत सरकार अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूहों का उभार है। नक्सलवादी आंदोलन में इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। नेपाल में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है और उसके नदी जल तथा पनबिजली मतलब पानी से बनाई जाने वाली बिजली पर आँख गड़ाए हुए हैं। चारों तरफ ज़मीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है, यानी कि नेपाल को भी लगता है कि भारत जो है वो उसे समुद्र क्षेत्र तक पहुंचने से रोकता है। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। विभेदों के बावजूद दोनों देशों व्यापार, वैज्ञानिक, यानी कि अगर हम बात करें ट्रेड को लेकर, साइंटिफिक वो सहयोग को लेकर, कोऑपरेशन इन साइंटिफिक एरियाज़, साझे प्राकृतिक संसाधन जिसमें हम जो है कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, बिजली उत्पादन और जल प्रबंध ग्रिड के मसले पर एक साथ है। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों को और भी मजबूत होने की उम्मीद बंधी है। आगे श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्षों को लेकर है। मतलब आपने पीछे भी देखा कि किस तरह से भारत और श्रीलंका के बीच जो श्रीलंका के अंदर जो जातीय संघर्ष था उनको लेकर कुछ तनाव था। जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो तो ऐसे में भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना असंभव लगता है। यानी कि जब तमिलों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे तो ऐसे में भारत का चुप रहना भारत को बड़ा अटपटा सा लगता था। 1987 का सैन्य हस्तक्षेप के बाद भारत सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामले में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए हैं। इससे दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं और श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों में भी भारत मदद से भी दोनों देशों से एक दूसरे के करीब आए हैं। आगे हम देखते हैं कि भारत और भूटान के साथ संबंध। भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लाओं को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया है। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली है। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है, यानी कि भारत सरकार द्वारा वहाँ पर पानी से बनने वाली बिजली में भारत सरकार द्वारा काफ़ी योगदान दिया जा रहा है। इससे हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है, यानी कि भारत के द्वारा उसे बहुत सारा पैसा भी दिया जाता है, विकास कार्यों के लिए दिया जाता है। मालदीव के साथ आगे देखिए, मालदीव के साथ भारत के संबंध बड़ी सौहार्दपूर्ण तथा गर्मजोशी से भरे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की है। आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है। इसी की वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी है। दूसरी तरफ भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका फ़ायदा उठाते हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी।
छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में नहीं हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के बीच जातीय मूल के नेपालियों के भूटान अप्रवास तथा रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में अप्रवास के मसले पर भी मतभेद है। बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालय नदी के जल की हिस्सेदारी को लेकर खटपट है। यह बात सही है कि इस इलाके के सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच है। इसका एक कारण दक्षिण एशिया का भूगोल है, जहां भारत के बीच स्थिति और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़े हैं। चलिए अगले टॉपिक में देखते हैं कि हम शांति और सहयोग भी किस तरह से दक्षिण एशिया के एरिया में या दक्षिण एशिया के इस जगह किस तरह से शांति और सहयोग कायम करने के काम किए गए हैं। क्या दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं या देश एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहते हैं। अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं, यानी कि दोनों तरफ से ही शांति के प्रयास हुए हैं। और क्षेत्रीय स्तर पर भी दक्षेश यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क की फुल फॉर्म दी हुई है। ये आपको ये एब्रीविएशन याद कर लीजिएगा बेटा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों के आपस में सहयोग करने की दिशा में कदम उठाया बहुत ही बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई। दुर्भाग्य से विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेश को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। दक्षेश के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते यानी कि जिसको साफ्टा बोलते हैं, साउथ एशियाई फ्री ट्रेड एसोसिएशन फुल फॉर्म है इसकी, साउथ एशियाई फ्री ट्रेड एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए ताकि सदस्य देशों के आपस में जो है वो व्यापार फ्री ट्रेड हो सके और उस पर किसी तरह का कोई टैक्स ना हो। इससे पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा है। यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं, तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार के क्षेत्र में समझौते साफ्टा के पीछे यही भावना काम कर रही है। इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए। यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया है, यानी कि इस पर हस्ताक्षर जो थे वो 2006 में हुए थे और 1 जनवरी 2006 से इसे जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया गया इस समझौते को। इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम कर दिया जाए। कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है और व्यवसाय उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज़्यादा बेहतर होगा। भारत में कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत ने किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता जो किया है, तो साफ्टा के अंतर्गत भारत ने भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ ऑलरेडी जो है वो साफ्टा को सिग्नेचर कर चुका है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी ख़त्म न होने वाले झगड़ों और हिंसा की एक कहानी जान पड़ते हैं। फिर भी तनाव को कम करने और शांति बहाल करने के लिए इन देशों के बीच लगातार प्रयास हुए हैं। दोनों देशों ने युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने पर सहमत हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियां दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हुई हैं। दोनों देशों के नेता एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और दोनों देशों के बीच मौजूद बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलनों में भेंट करते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान दोनों देशों ने पंजाब वाले हिस्से के बीच कई बस मार्ग खुले हैं और अब वीज़ा आसानी से मिल जाते हैं। कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता, चाहे कोई क्षेत्र अपने को गैर इलाकाई ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करे, उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता ही है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले 10 वर्षों से भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है
और यह भारत चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है। विकास की ज़रूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया के महान देश, ये दो बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आए हैं। 1991 के बाद से इनके आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हुए हैं। शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेज़ी से बढ़ा है। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए हैं। वह भारत पाकिस्तान के बीच लगातार मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीतियां अपनाई गई हैं। इससे दक्षिणी एशिया में अमेरिका की भागीदारी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है और ज़्यादा गहरी हो गई है। अमेरिका में दक्षिणी मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है, फिर भी इस क्षेत्र में जनसंख्या और बाजार का आकार भी भारी भरकम है। इस कारण इस क्षेत्र में सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हुए हैं। बहरहाल दक्षिण एशिया के संघर्षों की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता रहेगा। मतलब अगर हम बात करें जो दक्षिण एशिया को जो है संघर्षों वाले एरिया के रूप में जाना जाता रहेगा, अथवा एक ऐसे क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिसकी सांस्कृतिक गुण, धर्म तथा व्यापारिक हित एक है। यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज़्यादा यहाँ के लोगों और सरकारों पर निर्भर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। यही था आपका चैप्टर। इफ़ एनी प्रॉब्लम इज़ देयर देन यू कैन मेक ए कॉल टू मी। आपको कोई भी टॉपिक क्लियर ना हो, समझ ना पा रही हो, सो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन अगेन, मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।